नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो विज्ञान का 7 चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, जो इस अध्याय का जो मेन टॉपिक है या जो इसके मुख्य कुछ बातें हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक अब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। पदार्थों का पृथक्करण का क्या अर्थ निकलता है, समझिएगा कि इस अध्याय का जो सो नाम यही क्यों रखा गया कि पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, पदार्थों का पृथक्करण का अर्थ यह निकलता है कि कोई पदार्थ है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, या चावल में कंकड़ मिला हुआ है या चावल में दाल मिला हुआ है, तो उसे अलग कैसे किया जा सकता है, ठीक है। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है, यानी कि सेपरेट ऑफ यानी कि एम ए मटेरियल, सेपरेट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, यानी कि सेपरेट का अर्थ क्या होता है, अलग करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है, नीचे दिए गए चित्र के बारे में चर्चा कीजिए। इनमें लोग क्या कर रहे हैं, कि जो ये चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में लोग क्या कर रहे हैं। इस चित्र हो गया, फिर ये चित्र हो गया और ये चित्र हो गया। इनमें लोग जो सो कर क्या रहे हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करना है। कहा जाता है, आपने देखा कि उपरोक्त चित्र में चुनने, छानने और छानने की क्रिया किया जा रहा है, जिसे हम पृथक्करण करते हैं। इसी को तो पृथक्करण करते हैं, जो छानने और चुनने यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने की क्रिया को पृथक्करण करते हैं। जैसे कि चावल में जो सो मेरा गेहूँ मिला हुआ है या चावल में कंकड़ मिला हुआ है, और कंकड़ को हम किसी भी विधि से जो सो चावल से निकाल रहे हैं, उसी विधि को हम पृथक्करण कर देते हैं। सेपरेट करने की प्रक्रिया को पृथक्करण करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे कहा जाता है, आपने अपने दैनिक जीवन में और कहाँ पृथक्करण की क्रिया देखी है। कभी आपने सोचा है कि पदार्थ को अलग क्यों किया जाता है। आइए सबसे पहले इन क्रियाकलाप को सारणीबद्ध कीजिए, और इन क्रियाकलाप को सबसे पहले हमें सारणीबद्ध करना है। देखिए क्रियाकलाप 1, ठीक है। कहा जाता है पृथक्करण का उदाहरण और पृथक्करण अवयव का उपयोग। हाथ से चुनकर चावल से कंकड़ को अलग करना, और हमारा उद्देश्य क्या, उसका चावल का भोजन के रूप में तैयार करना, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है, उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर अब आप कह सकते हैं कि आप अनु उपयोगी या हानिकारक पदार्थ को अलग कर सकते हैं, तथा कभी कभी उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए भी पृथक्करण किया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि कोई पदार्थ है आपके पास और 2 पदार्थ हैं और दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो एक पदार्थ में दोनों पदार्थ मिला हुआ है, तो कोई हानिकारक पदार्थ है, उसे हानिकारक पदार्थ को अलग करके जो इसको अलग करने की क्रिया किया जाता है, ठीक है। उसी को पृथक्करण कहते हैं। आगे कहा जाता है, जल स्रोतों से जल को शुद्ध करने के लिए भी हम पृथक्करण का उपयोग करते हैं। पृथक्करण करने वाले पदार्थों के कण की माप तथा अवस्था भिन्न भिन्न होती है, और साथ ही ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हो सकती है। और जो पृथक्करण की जो क्रिया जो होती है, वो तीनों रूपों में आपको देखने को मिलेगा, ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि पानी में, जल में जो सो नमक मिला हुआ है, जल क्या है हमारा, जो सो लिक्विड फॉर्म है, द्रव रूप है, और नमक क्या है, ठोस रूप है, ठीक है। तो दोनों चीज़ मिला हुआ है, तो दोनों को भी हमें कभी कभी जो सो जल में क्या बोल सकते हैं, ठोस, तो जल में द्रव भी कभी कभी मिल सकता है, जैसे जल में तेल मिलना, ठीक है। और इस प्रकार से हमें पृथक करने के लिए तीनों पदार्थ जो पदार्थ की 3 स्टेट होती है, ठोस, द्रव, गैस, वो तीनों भी मिला हो सकता है, ठीक है। तो उसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे कहा जाता है, इस कारण पृथक की विधि भी भिन्न भिन्न होती है, और इसी कारण से पृथक करने की यानी कि अलग करने की, सेपरेट करने की विधि भी जो सो तरीका भी जो सो अलग अलग होती है। कहा जाता है पृथक्करण की विधि। अब हम पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों को विस्तार से जानेंगे, और पृथक्करण की जो कुछ विधियां होती है उसे हम जो सो साधारण जानेंगे। कहा जाता है हस्तचयन, यानी कि हाथ से जो चुनकर निकाला जाता है उसे हस्तचयन कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है विद्यालय के पाकशाला से, यानी कि जो पाकशाला जो आपका विद्यालय का होता है, जहाँ खाना बनता है, जिसे हम रसोई घर कहते हैं, पाकशाला से कुछ दाल, चावल इत्यादि को लेकर किसी बर्तन में फैला दीजिए। दाल और चावल और अगर सामग्री तो दोनों को फैला दीजिए। अब कहा जाता है, आप उससे भूसा, डंठल, कंकड़ इत्यादि वस्तु को चुनकर अलग कीजिए, ठीक है।
कहा जाता है आपने आपने अनाज में आछादित पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग किया। और हाथ से चुनने की इस विधि को हस्त चयन कहते हैं, यानी कि जो हाथ से चुनकर निकाला जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है पदार्थ को, उसे हम हस्त चयन कह देते हैं। सीधा सीधा समझने का अर्थ है, यानी कि हस्त चयन विधि पहला विधि समझ गए, फिर दूसरा विधि आएगा वो भी समझिएगा। कहा जाता है इस विधि का प्रयोग हम तब तक करते हैं जब तक अशुद्धि की मात्रा कम होती है, परंतु इस विधि में समय अधिक लगता है। और हस्त चयन के विधि से अगर देखा जाए तो कोई भी पदार्थ को सेपरेट करने में हमें जो सो समय बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे चावल में कंकड़ मिला होता है तो उसे सेपरेट करने में हमें बहुत समय लगता है। आगे कहा जाता है किसी मिश्रण में अछांकित या उपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हस्त चयन विधि कहते हैं, और हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हम हस्त चयन विधि कहते हैं। अब आगे देखिए, कहा जाता है थ्रेसिंग विधि। अब दूसरा हमारा आ जाता है थ्रेसिंग। एक तो फर्स्ट में आपने देखा कि जो सो कौन सा विधि था, फर्स्ट में आपका हस्त चयन विधि, दूसरा थ्रेसिंग विधि। समझिएगा इस विधि को। कहा जाता है क्या आपने फसल को खेत में काट कर खलिहान में लाते देखा है। जो फसल को खेतों से काट कर खलिहान में लाया जाता है, आपने तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि हमारे घर जो सो गांव में है तो हम लोग जो सो फसल भी खुद जो सो क्या करते हैं, उगाते हैं, और उसे हम लोग खुद जो सो क्या करते हैं, थ्रेसिंग विधि द्वारा हाथ से चुनकर अन्य विधि द्वारा जो सो उसका हम लोग अलग करते हैं। कहा जाता है फसल के डंठियों में अन्न के दाने लगे हो रहते हैं, और डंठों को अपने अन्न के दाने से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, आप पहले उसे सुखा दिया जाता है। यदि डंठों की मात्रा कम होती है तो उसे पीट कर अलग कर दिया जाता है, और हम दैनीकरण कहते हैं। और इसी जो पीट कर अलग कर दिया जाता है, जैसे कि समझिएगा, जैसे गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ के जो सो उसमें जो दाने लगे होते हैं, बीज लगे होते हैं, वो जो सो उसके डंठल से जुड़े होते हैं, और उसे फिर जो सो खलिहान मिलाकर उसे सुखा दिया जाता है, और सूखने पर वह जो सो कम हो जाता है। और अगर डंठल की मात्रा कम रहा तो हाथ से उसे पीट कर जो सो क्या किया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है। तो उसी विधि को हम लोग दैनीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है अधिक मात्रा में दैनीकरण के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए बैल की भी सहायता ली जाती है। इसमें काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए आजकल अधिक मात्रा में दैनीकरण कार्य जो सो थ्रेसिंग मशीन के द्वारा कर दिया जाता है। और जो पहले हाथों से या बैलों से करवाया जाता था, अब जो सो बैलों और हाथों से नहीं, या जो सो मशीन के द्वारा थ्रेसिंग कर दिया जाता है। अब थ्रेसिंग क्या होता है समझिएगा। कहा जाता है डंठलों के अनाज के कणों को अलग करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। अब हमारा अगला विधि आता है निशाफवन या ओसना विधि, ठीक है। इस विधि को जो सो समझिएगा। आप देखिए इस विधि को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पर जो सो सभी अध्याय का या सभी जो सो क्या बोल सकते क्लास का जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट जो सो वहाँ से चेक करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। अब एक बार हमारे जो सो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियो अवेलेबल मिलेगा, और वहाँ से जो सो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी वीडियो क्लिक करके जो सो देख सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिए। देखिए प्लेलिस्ट आपने देख लिया, अब हम आपको आगे बताते हैं। कहा जाता है निशा फोन या ओशना विधि, इस विधि को समझिए। देखिए क्रियाकलाप के माध्यम से समझिएगा। कहा जाता है बालू के कण में थोड़ा सा सूखा पत्ता को मिलाकर गत्ते पर रखिए। क्या आप सूखी पत्तियों को चुनकर बालू से अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा करने में आपको अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है? आप खुले मैदान में इस मिश्रण को ले जाइए। क्या इस मिश्रण को कंधे के ऊपर ले जाकर गत्ते को हिलाते हुए हवा में धीरे धीरे गिराइए। आप देखते हैं कि बालू और सूखे पत्ती के मिश्रण को ऊपर से गिरते हैं तो हवा का झोंका बालू और सूखी पत्ती को अलग कर देता है। अपने खलिहान में भी किसान को गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए ऐसा करते हुए देखा होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जाता है कि जो निशा फोन या ओशना विधि जो है उसमें क्या किया जाता है, जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं। देखिए यह महिला जो सो सूप पकड़ी हुई, हम लोग अपने भाषा में उसे सूप कहते हैं। ठीक है, अब पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने भाषा में उसे सूप कहते हैं। तो सूप में जो सो अनाज के दाना ले लिया जाता है और जो उसमें डंठल या जो सो अन्य प्रकार के और जो कंजूस के लगे हुए डंठल होते हैं उसे अलग करने के लिए धीरे धीरे उसे जो सो क्या किया जाता है, हवा में किया जाता है। तो डंठल अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। ठीक है, अब कहा जाता है किसी मिश्रण के अवयव को वायु द्वारा पृथक करने की इस प्रक्रिया को निशा पवन कहते हैं। यानी कि वायु के द्वारा जो अगर किसी अनाज को या किसी भी वस्तु को अलग करने की क्रिया को निशा पवन कह देते हैं। और आपने जो सो खेत खलिहानों में इस प्रकार से करते हुए बहुत को देखा होगा, हम लोग तो खुद ही करते हैं। आगे कहा जाता है आजकल अत्यधिक अनाज कण को डंठलों से अलग करने के लिए पंखे का प्रयोग किया जाता है। पहले देखिए इस प्रकार से कर दिया जाता था, लेकिन अब जो सो पंखे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पंखा से हवा दिया जाता है और हवा जो सो क्या करता है, डंठल को अलग कर देता है और अनाज को अलग कर देता है। कहा जाता है अलग हुआ भूसा पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग होता है तथा अन्न की भारी कण एक जगह एकत्र हो जाती है। और अन्न के जो भारी कण होते हैं वह जो सो एक जगह एकत्र हो जाता है और एक जगह एकत्र हो जाता है। ठीक है, और जब हवा से पंखा से उसे अलग किया जाता है। अब अगला हमारा आता है चालन। अपने घरों में आटा चालने देखा होगा, चालन विधि। ठीक है, चालन विधि को समझिए। कहा जाता है आटा से चोकर या अशुद्धि को अलग करने के लिए चालनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चालनी के छोटे छोटे छिद्र से आटे के छोटे छोटे कण छन कर निकल जाते हैं और अशुद्धि चोकर चालनी में बच जाता है। जब जो सो छाननी से अगर आटा को जब चाला जाता है तब क्या होता है, उसमें आप देखते होंगे कि चोकर बच जाता है और आटा जो सो छन कर नीचे आ जाता है। तो छानन विधि द्वारा भी जो सो हम वस्तु का पृथक्करण कर सकते हैं। यानी कि जितने भी विधि आपको बताया जाएगा, एक वस्तु यानी कि दो वस्तु उसमें मिला होगा और दोनों को सेपरेट करने की विधि को बताया जाएगा। कोई भी विधि, हस्तचयन विधि, निष्पावन विधि, चालन विधि, इन सब में जो सो सेपरेट करने की विधि को ही बताया जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चालने द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। और चालन विधि क्या कहते हैं समझ लें। कहा जाता है आपने दैनिक जीवन में चालन विधि का प्रयोग होते हुए कहाँ कहाँ देखा है? अपने भवन निर्माण में बालू को चालते हुए देखा होगा। और जब भवन का निर्माण होता है भवनों का, तब आप इस प्रकार वहाँ देखते होंगे कि चालन विधि वहाँ किया जाता है। उस पर बालू डाल दिया जाता है और बालू के जो पतले कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं और जो मोटे कण होते हैं वह उस पर रह जाते हैं और इस प्रकार से बालू चल जाता है। और यहाँ भी चालन विधि का उपयोग होता है। अब आगे कहा जाता है गेहूँ पीसने वाले मिल में गेहूँ के कंकड़ पत्थर हटाने के लिए बड़ी चालनी का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा कि चालनी के छिद्र का माप छानने वाले पदार्थ के माप पर निर्भर करता है। ठीक है, जो उसकी माप होता है उस पर निर्भर करता है। अब क्रियाकलाप चौथा देखिए। कहा जाता है थोड़ा सा आटा लीजिए, उस आटे में चोकर का बुरादा मिला दीजिए। अब आटे और चोकर के मिश्रण को चालिए। चालन विधि चालनी द्वारा अलग करने की कोशिश कीजिए। आप आटा और चोकर के
चौक था, चौकर नहीं, चौक के पाउडर को छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पदार्थ का आकार समान है। और दोनों पदार्थ का अगर आकार समान रहेगा तब जो सो चालन विधि भी द्वारा जो सो नहीं चल सकता है। समझिएगा, आटा में क्या किया गया, चौक की थोड़ी सी पाउडर लिया गया और इसे चालने का कोशिश किया गया, तो क्या चलेगा नहीं, क्योंकि जो चालनी का छिद्र है वो चौक के भी जो कण है उसे अलग कर देगा और दोनों एक साथ मिलकर दोनों ही नीचे चला जाएगा, या जो सो अलग नहीं होना। चालनी क्या करता है, जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो उसे नीचे अलग कर देता है और जो बड़े कण होते हैं उसे ऊपर रख लेता है। चालनी का यही मेन कार्य है, आप समझ सकते हैं। अब आगे कहा जाता है, ऊपर दिए गए सभी विधियों में हमने देखा कि ठोस और उनके आकार, माप और वजन के अनुसार भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग कर अलग करते हैं। सही बात है, और भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा अलग करते हैं। अब अगला हमारा अवसाधन विधि को समझिएगा। कहा जाता है, क्या हम दाल में उपस्थित धूल के कण को उपयुक्त किसी भी विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जो दाल के कण है उसमें जो धूल के कण होते हैं उसे किस विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, समझिएगा। कहा जाता है, क्या आपने घर में चावल या दालों को पानी से घोले हुए देखा है। चावल या पानी को घोले, हम चावल या दाल को पानी से क्यों धोते हैं। पानी से धोने से जो हल्के धूल कण है वे पानी के साथ बाहर आ जाते हैं और उसमें उपस्थित भारी कण जो बाहर नहीं निकल सकते हैं वह बर्तन में तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। जो भूसे होते हैं चावल में वह जो सो ऊपर आ जाते हैं और उसे फिर छान कर अलग कर दिया जाता है जल से। ठीक है, कहा जाता है, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कण का बैठ जाना अस्वादन कहलाता है। ठीक है, जो भारी कण बैठ जाता है उसे अस्वादन कह देते हैं। अब अगला हमारा निस्ताकरण। देखिए, निस्ताकरण समझिएगा, निस्तारण। ठीक है, कहता है, आपने चावल को पानी से धोते समय देखा होगा कि हल्के धूल कण पानी से के साथ बाहर निकल जाता है। यह क्रिया निस्तारण कहलाती है और यह क्रिया जो सो निस्तारण कहलाती है। अगला हमारा है निस्दन या छन्ना। आप चाय के पत्ती को किस प्रकार अलग करते हैं। आप देखते हैं कि चाय की सभी पत्तियों के हम निस्तारण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। चाय को एक छानने में डालकर छानने से सभी पत्तियां छाननी में रह जाती है, यानी कि उसे हम छान कर अलग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस यही जो है सो 2-3 बातें जो है सो आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला आता है वाष्पन। ठीक है, क्रियाकलाप 5, एक बीकर में थोड़ा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक लीजिए। ठीक है, अब उस बीकर में जल को लगातार गर्म करते रहिए। अब जब सारा जल भाप बन जाता है तो बीकर के तल में आप क्या देखते हैं। आप देखते हैं कि बीकर की तली में नमक जम जाता है और जल में नमक को अलग करने के लिए वाष्प क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और वाष्प क्रिया का प्रयोग यानी कि जल और नमक को जब मिश्रण है तो हमें अगर नमक और जल को अलग करना है तो क्या किया जाएगा कि उस जल को जो नमक उसमें मिला हुआ है उसको हमें गर्म किया जाएगा, और गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल जो सो वाष्प के रूप में बाहर आ जाएगा और नमक जो सो उसके तली में जम जाएगा। और आगे कहा जाता है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, जो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कह देते हैं। अब आगे कहता है, समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं। लवण यानी कि नमक, ठीक है, होते हैं, और इन्हीं लवणों से एक साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे भाप में बदल जाता है तथा लवण इन गड्ढों में रह जाता है और इन लवण को शुद्ध साधारण नमक प्राप्त होता है। और उस साधारण नमक आप देख सकते हैं इस प्रकार से समुद्र के जल को जो सो किस प्रकार नमक बनाया जा रहा है, साधारण नमक। और क्या ये नमक जो सो इसमें धूलकण नहीं होगा, क्योंकि खेतों में इसे रखा जाता है या गड्ढों में छोड़ दिया जाता है तो इसमें बहुत ही धूलकण हो जाते हैं, लेकिन फिर से इसे जो सो पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, नमक और किसको, धूलकण को।
कहा जाता है आपने पदार्थ को पृथक्करण करने की कई विधियों का अध्ययन किया है। आपने यह भी देखा है कि कई पदार्थ के पृथक्करण में सिर्फ एक विधि पर्याप्त नहीं होता, हमें कई विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। और हमें पता है कि कई विधियों के माध्यम से हम जो नमक में धूलकण है उसे हम धूलकण को अलग कर सकते हैं। आगे कहा जाता है ऊपर के क्रियाकलाप से आपने समुद्र के नमक से प्राप्त की विधि को समझा, परंतु जरा सोचिए कि क्या समुद्र से प्राप्त नमक शुद्ध होता है? नहीं। जो डायरेक्ट नमक प्राप्त हुआ शुद्ध होता है नहीं। समुद्र से प्राप्त नमक में समुद्री जीव जंतु, रेत के कण इत्यादि मौजूद होते हैं। और आइए हम एक क्रियाकलाप से समझे कि समुद्र के नमक को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट उसे उठा के पैकेजिंग करके उसे भेज दिया जाता है तो वह शुद्ध नहीं होता है। अब क्रियाकलाप करके दोस्तों समझिएगा कि कैसे समुद्र के नमक को शुद्ध किया जाता है। कहा जाता है थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें कुछ बालू तथा धूल तथा छोटे छोटे लकड़ी की तिल्लियाँ मिला दीजिए। अब इस मिश्रण को बीकर में रखकर उसे जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ देर तक स्थिर छोड़ दीजिए, शांत छोड़ दीजिए। ठीक है, कहा जाता है छोड़ दीजिए। आप देखते हैं कि रेत पानी के तल में एकत्र हो जाता है, जम जाता है तथा लकड़ी की तिल्ली पानी में तैरने लगता है। अब धीरे धीरे बीकर के जल को दूसरे बीकर में देखिए क्या कीजिए, निस्तारित कीजिए और बालू के कण अवसादित होकर तल में एकत्र हो जाता है। सही बात है, क्योंकि वह भारी कण होता है तो नीचे बैठ जाता है। और आगे कहा जाता है जल को छानने के निश्चित करिए और पानी में उपस्थित रेत के बड़े कण एवं लकड़ी के तिल्ली छनकर अलग हो जाती है। और इस प्रकार से जो सो अब कहा जाता है अब निस्तारित पानी को वाष्पित करने के लिए केतली में रखे गर्म कीजिए और केतली के मुंह पर एक प्लेट पर चित्र अनुसार लगाइए और केतली में मुंह के नीचे निकलने वाले वाष्प को संघनित होकर बदल जाता है और यह केतली जल का पूरा वाष्प पश्चात संघनित होकर जाता है और केतली के नीचे एकत्र हुआ शुद्ध नमक बच जाता है। यानी कि जब जल को वाष्प के रूप में कर दिया जाता है, वाष्प बन के निकल जाता है, उसके बाद जो ये केतली में जो बचता है वह सिर्फ शुद्ध नमक ही बच जाता है। और इस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं कि समुद्र में जो शुद्ध नमक जो बनते हैं, लवण जो बनते हैं, उसे कैसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्कूल के ग्रुप कहीं भी ग्रुप में आपको शेयर करना है। और अगर जो सो आपको अच्छा लगा तो कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा। तो फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।